हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपी गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑफ द 11th जून पॉलिटी क्वेश्चंस। ओके, देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि मैं कल वीडियो अपलोड करने में थोड़ा देर हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ऑलरेडी कि थोड़ा सा मैं सफरिंग कर रहा हूँ फीवर से, तो थोड़ा सा देर हो गया। तो इसलिए मैं आज सुबह में इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ 11 जून का मॉडल आंसर एनालिसिस को लेकर के। एज वेल एज यहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोगों का कॉपी चेक भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। मैंने विद इन 48 आवर्स का टाइम दिया था, लेकिन ये 48 आवर्स से 22 आवर्स तक जा रहा है। उनके लिए आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके मैं जल्दी से जल्दी आप लोग का कॉपी 48 आवर्स के अंदर में सबमिट कर दूँगा। ओके, आप अपना बस कंटिन्यूटी बना के रखिए, आंसर राइटिंग हमेशा करते रहिए। अगर आप कंटिन्यूस रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी कंटिन्यूटी बना के रखूँगा। ओके, सो आज का जो पॉलिटी का जो टॉपिक रहेगा हम लोग का, जो हम लोग एज यूजुअल हम लोग हमेशा इवनिंग में उसकी डिस्कशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा टॉपिक है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और ये देखिए काफ़ी सिंपल टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है, क्योंकि देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा सिटीजनशिप एक्ट 2019 अभी जस्ट अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग का एक्वायरिंग एंड लॉस ऑफ द सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या होगा। इसलिए ये आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है। अगर आपको पता होगा, अगर आपको याद होगा, तो आप आराम से इस आंसर को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सोचा डायनेमिक पोर्शंस आपको दे दूँ, थोड़ा सा घुमा दूँ क्वेश्चंस को लेकर के। फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मैं डायनेमिक पोर्शन देता हूँ तो वो मैं करंट अफेयर में ही अपलोड करूँगा। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ स्टैटिक्स पोर्शंस को लेकर के दूंगा आप लोगों को, जो टॉपिक में दिया गया है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिटीजनशिप, एक्सप्लेन द एक्वायरिंग एंड द लॉस ऑफ द सिटीजनशिप। ये स्टैटिक पोर्शन से है, तो आप यहाँ पे अप्रोचेज किस तरह से लगाएंगे। एज यूजुअल जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कंटेक्स्ट को चेक करते हैं, फिर हम लोगों ने कंटेंट को चेक करते हैं, और उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर्स को चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट की बात करूँ तो आप कंटेक्स्ट को यहाँ पे देख सकते हैं कि कीवर्ड्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिटीजनशिप की मैंने बात की, और एक्वायरिंग एंड लॉस ऑफ द सिटीजनशिप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके ठीक, और मैं कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पे आप सिंगल सोर्स आप ले सकते हैं, ओनली लक्ष्मीकांत। उस पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है सिटीजनशिप को लेकर के, वो किस तरीके से आपका एक्वायरिंग किया जाएगा, एलियंस के लिए है या नहीं है, वो उस बुक्स में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक, और अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो यहाँ पे इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन्स होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को लेकर के। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको हैंडल कैसे करना है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि तो इंट्रो पार्ट्स को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग एज यूजुअल हमेशा इंट्रो पार्ट्स को लिखते हैं क्रक्स में, और एक तरफ से फ्रेमवर्क करते हैं कि रिफ्लेक्शंस क्या होगा बॉडी पार्ट का, वही हम लोग इंट्रो पार्ट में लिखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा है कि सिटीजनशिप क्या है, तो आप यहाँ पे सिटीजनशिप का सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक ना, और सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं कि आखिर में सिटीजनशिप होता क्या है। ओके, देखिए सिटीजनशिप यहाँ पे एक तरफ से आपका रिलेशनशिप बताता है इंडिविजुअल एंड स्टेट्स को लेकर के। ओके, और एज वेल एज ये आपको एक तरफ से फुल मेंबरशिप देता है। अब देखिए भाई यहाँ पे फुल मेंबरशिप होता क्या है। फुल मेंबरशिप जैसे आप अपने घर के फुल मेंबरशिप होते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे फुल मेंबरशिप मिलेगा पॉलिटिकल कम्युनिटी का, अदरवाइज आपको स्टेट का फुल मेंबरशिप मिलेगा। जैसे मैं इंडिया का फुल मेंबरशिप हूँ। ओके, तो मैं एक तरफ से वन साइड से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं फुल मेंबरशिप हूँ इंडिया का, इट्स मीन्स आई एम सिटीजन ऑफ इंडियन। ओके, इंडिया। ठीक, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि द सिटीजन से सिग्निफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड स्टेट एंड सिटीजन्स एंजॉय द प्रिविलेज इन द सर्टेन डोमिनियन विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्निंग स्टेट ऑफ द डोमिनियन एंड द बेसिक ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज अ फुल टाइम मेंबरशिप इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी और द स्टेट। आप अपना घर का ही कंडीशन ले लीजिए, अगर आप अपने घर के मेंबर हैं तो आपको फुल डोमिनियन मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, बहुत सारी चीज़ आपको प्रिविलेज के साथ मिलेगा जो आपके बाहर के मेंबर्स को नहीं मिल सकता है। सेम कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस
membership is known as the citizenship and by its virtue only citizens begets rights and duty। और आपका कुछ ना कुछ राइट्स भी होते हैं और कुछ ना कुछ ड्यूटी होते हैं। जैसे आप अपने घर में होंगे तो आपका कुछ ना कुछ राइट्स एंड ड्यूटी बनता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी कि आपका कुछ ना कुछ राइट्स एंड ड्यूटी बनता है आपका इंडियन सिटीजनशिप होने के लिए। ओके, तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोविजन फॉर द सिटीजनशिप हैव बीन लेड इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है और ये आपका आर्टिकल 5 to 11 में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक तरफ से 2 मिनट में आप लोग के लिए आर्टिकल 5 to 11 को डील कर देता हूँ। ओके, देखिए, सबसे पहले हम लोग को पता है कि एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कोई भी कंट्री के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ की पॉपुलेशन। ओके, कोई भी कंट्री के लिए, ठीक। तो पॉपुलेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं इस जगह पॉपुलेशंस की बात करता हूं तो आपको आर्टिकल 14 में आपको क्या मिलेगा, ऑल पर्सन्स इंक्लूड होंगे। ओके, और अगर मैं 15 की बात करता हूं आर्टिकल 15 में तो यहाँ सिटीजन्स की बात की जा रही है। ओके, एंड अगर मैं आर्टिकल 29 या 30 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइनॉरिटी पर्सन्स की बात की जा रही है, मतलब स्पेशली किसी पे फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल डिफरेंट पॉपुलेशंस को यहाँ पे क्या कर रही है, एक तरफ से तवज्जो दे रही है। 14 में ऑल पर्सन्स इंक्लूड हो गए, लेकिन आर्टिकल 15 में सिटीजनशिप ओनली है, ठीक। और 29 और 30 में माइनॉरिटी पर्सन स्पेशली टारगेट किया गया है इनका डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जब बिफोर 1947, ठीक, तो यहाँ पे लोग जब कॉन्स्टिट्यूशंस बना रहे थे तो आप देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था डिसाइड करने में। सबसे पहले ये था कि इंडियन टेरिटरी को डिसाइड किया जाए, ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या था, सिटीजनशिप कैसे दिया जाए लोगों को, ठीक है ना। तो ये सिटीजनशिप अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 2 टाइप के सिटीजनशिप दिए जाते हैं। पहला यहाँ पे जब दिया गया था वो इनको कहा जाता है, एक तरफ से बोला जाए कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट बोलने का मतलब क्या है, जब हम तो अगर मैं कमेंसमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो 26 जनवरी 1950 की मैं बात करूँगा। ओके, ठीक। तो यहाँ पे जो कमेंसमेंट दी गई है आर्टिकल 5 to 9 के बीच में आप यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप मिल रहा है, मतलब मीन्स उसी वक्त आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा 1950 तक। तो यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं 5 to 11 आर्टिकल को 2 मिनट्स में। लेकिन यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कुछ कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशंस में रिफर किए गए हैं फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज को लेकर के सिर्फ सिटीजन्स को मिलेगा, सिर्फ सिटीजन्स को ही मिला है, वो एलियन को नहीं मिला है। मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं डिनाई किया गया है एलियंस कंट्री को लेकर के। एलियंस कंट्री मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है डिफरेंट बाहर के कंट्री को, एब्रॉड को लेकर के, ठीक। जैसे आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 जो आपका राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बात करता है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 13, ये जो आर्टिकल्स है यहाँ पे जो राइट्स मिले हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं, ऑल पर्सन्स को नहीं मिले हैं। यहाँ पे एब्रॉड को ये राइट्स नहीं मिले हैं। ओके, एज वेल एज आप यहाँ पे बोल सकते हैं राइट टू वोट इन द एक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहाँ पे जो वोट करने का अधिकार भी होता है वो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स 5 to देखिए 11 को लेकर के। तो आर्टिकल 5 to 11 यहाँ पे क्या कहता है, पहला आर्टिकल्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 5 है ये एक तरफ से बता रहा है पर्सन डोमिसाइल ऑफ इंडिया के बारे में, पर्सन डोमिसाइल ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स डोमिसाइल यूज हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छे वे में बताया, सिंपलेस्ट वे में समझा दिया कि डोमिसाइल का मतलब होता क्या है। यहाँ पे डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, परमानेंट जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक ना, तो वहीं आपका डोमिसाइल हो जाएगा। ओके, तो डोमिसाइल इज ए प्लेसेस वेयर यू हैव बीन लिविंग। ओके, जनरली डोमिसाइल ऑफ द पर्सन सेट टू बी इन दैट कंट्री वेयर ही इधर हैज और हिज डीम्ड बाय लॉ, ओके, टू हैव हिज परमानेंट हाउसेस, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं डोमिसाइल की बात करूँ तो उनको तो सिटीजनशिप मिल जाएगा अगर परमानेंट हाउस है तो। अगर नहीं है, मान के चलिए उनका परमानेंट हाउस नहीं है, तो उनका डिफरेंट कंडीशन होता है। जैसे कि वो ही इज बॉर्न इन इंडिया एंड इस उनके पेरेंट्स अगर इंडिया में जन्मे हैं तो डोमिसाइल वहाँ पे कहलाएंगे। ओके, और अगर मैं 6 की बात करूं, आर्टिकल 6 की, तो यहाँ पे बोला जाता है राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए हैं उनकी बात की जा रही है आर्टिकल 6 में। ओके, तो यहाँ पे भी आपका एक कंडीशंस बना होता है कि बिफोर एंड आफ्टर। ओके, बिफोर 19 जुलाई 1948 एंड आफ्टर 19 जुलाई 1948,
ये कंडीशन दिया गया। अब भाई आप लोग ये भी पूछेगा कि आखिर में ये डेट ही क्यों दिया गया 19 जुलाई 1948, कोई और डेट भी चूज किया जा सकता था। हाँ, ऑब्वियसली और डेट भी चूज किया जा सकता था, लेकिन इसी डेट के दिन परमिट सिस्टम इशू किया गया था दोनों कंट्री में, पाकिस्तान और इंडिया। ओके, इसीलिए इस डेट को चूज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो भी पर्सन, यहाँ पे कंडीशंस बना हुआ था कि बिफोर 1947, सॉरी 1948 से जो भी आएंगे ऑफ आफ्टर 1948, तो वहाँ पे किनको सिटीजनशिप दिया जाए। ठीक, और अगर मैं आर्टिकल 7 की बात करूं तो यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान टू इंडिया की बात किया, यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया टू पाकिस्तान की बात करूंगा, लेकिन फिर वो पाकिस्तान से इंडिया में चला जाएगा। ओके, तो वो उनकी सिटीजनशिप की यहाँ पे बातें की जा रही है। और एक तरफ से आप देख सकते हैं, एनालिसिस कीजिएगा तो जो आर्टिकल 7 है वो और आपका आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 को ओवरराइड कर रहा है इस जगह पे। ठीक, और अगर आर्टिकल 8 की बात करूं तो यहाँ पे राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 8 ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी फॉरेन मेंबर, जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हैं कि आपका जो भी पर्सन इंडियन ओरिजिन है और आउटसाइड इंडिया में रह रहा है, तो उनको सिटीजनशिप कैसे दिया जाए। ओके, और यहाँ पे सिर्फ आपका बात किया जा रहा है किनका, पाकिस्तान का बात नहीं किया जा रहा है, पाकिस्तान कंट्री की बात नहीं करेंगे, उनको तो ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं ना आर्टिकल 5 एंड 6 में। ठीक ना, तो ये जो आर्टिकल 8 है वो फॉरेन कंट्री की बात करता है, जो ऑलरेडी वो जो रह रहे थे ब्रिटिश इंडियन के टाइम में, जो बाहर में रह रहे थे। ओके, जब पार्टीशन हो रहा था तो उनकी बात करें, उनको सिटीजनशिप कैसे दिया जाए। अगर मैं आर्टिकल 9 की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजनशिप। तो यहाँ पे जो भी पर्सन अगर वॉलंटरी एक्वायर करते हैं फॉरेन स्टेट को लेकर के, तो उसको एक बोला जाए तो सिटीजनशिप उनको किस तरीके से देना है, वहां पे इस चीज को डील किया गया है। ओके, तो आर्टिकल 9 जहां पे आता है तो आर्टिकल 5, 6 एंड 8 यहां पे नहीं आएगा। ओके, और अगर मैं आर्टिकल 10 की बात करूं तो वो कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप की बात करेगा कि देखिए आप 5, 6, 7, 8 ये आपको ये बताता है कि कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप मीन्स 1950 में ही ये सिटीजनशिप उनको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूअस रहेगा या नहीं रहेगा उनको कौन डिसाइड करेगा, ये पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकता है। ओके, तो ये राइट एंड अथॉरिटी कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 11 में। ओके, और आर्टिकल 11 ये बताता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। जो अभी आप काफी दिनों से देख रहे होंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये क्या है, आर्टिकल 11 के अंदर में ही ना पार्लियामेंट लॉ पास की इस जगह पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 5 to 11 को किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। चलिए हम लोग अब यहाँ पे अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ यहाँ पे बताया अच्छे तरीके से कि 5 to 11 अंडर द पार्ट 2 लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द एग्जीक्यूटिव जुरिसडिक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे एक तरफ से मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मैंने आर्टिकल 11 को यूज किया, सो सिटीजनशिप इन इंडिया इज नॉट ओनली बेस्ड upon the constitutional provision but on parliament's legislation too। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 किस तरीके से डील करता है। ये आया था आपका, पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बना सकती है, अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ। जैसे आप ले सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1992, 2003, 2005। ओके, एंड अभी फिलहाल हुआ है 2019। ओके, चलिए अब इनका बॉडी पार्ट में मैं चलता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से कि एक्वायर कैसे कर सकते हैं सिटीजनशिप को लेकर के, एज वेल एज लॉस कैसे कर सकते हैं सिटीजनशिप को लेके। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला मैंने यहाँ पे लिखा है बाय बर्थ, और ये आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये प्रोविजन दिया गया, प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं बाय बर्थ। देखिए बाय बर्थ की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एनी पर्सन born in India on after 26 January 1950 but prior to commencement of 1986 act on the first 1950 the citizenship of India either of his parents was a citizen of India at the time of his birth। ठीक, तो बाय बर्थ भी उनका सिटीजनशिप मिल सकता है। ठीक, अगर मान के चलिए फर्दर दोज बॉर्न इन इंडिया ऑन आफ्टर 3 दिसंबर 2004 ठीक आर कंसिडर्ड ऑफ सिटीजन, तो उनको सिटीजन्स माना जाएगा, लेकिन एक ही कंडीशन वहाँ पे दिया गया, जब उनके पेरेंट्स क्या रहेंगे, कैसे सिटीजन्स ऑफ सिटीजनशिप रहेंगे इंडिया के। ओके, और उनके एक पेरेंट्स क्या रहेंगे, इफ वन पेरेंट सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड अदर नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए अगर उनका जब बर्थ हुआ है किसी भी पर्सन का। ओके, अगर मैं यहाँ पे बाय डिसेंट्स की यहाँ पे बात करूँ, देखिए डिसेंट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है
सबसे पहले आप डिसेंट्स वर्ड्स का मतलब समझ लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डिसेंट्स का मतलब ये होता है कि द ओरिजिन और द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन इन टर्म्स ऑफ द फैमिली और नेशनलिटी की या नेशनलिटी की बात करेगी। तो ओरिजिनेट कहाँ से आपका ओरिजिन हो रहा है उनकी ये बात करती है। तो ओरिजिन की बेसिस पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर दिसंबर 10 1982 सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा बाय डिसेंट। ओके इफ हिज फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ठीक, तो वो आप देख सकते हैं कंडीशन 26 जनवरी 1950 से आप ले सकते हैं 1992। अगर इस टाइम पीरियड में अगर वो बच्चा जन्मा है तो उनको बाय डिसेंट वो क्या होगा, एक तरफ से उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा, लेकिन उसके फादर्स क्या होना चाहिए, बाय बर्थ उनके बर्थ के टाइम में उनके फादर का सिटीजनशिप मिला होना चाहिए। ओके अगर और उनका सेकेंड पॉइंट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन आफ्टर दिसंबर 10 1992। ओके अब मैं 1992 के बाद की 1992 के बात के आफ्टर 1992 के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर दिसंबर 10 1992 इज कंसिडर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ आइदर ऑफ हिज पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। और दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स दो जो बोथ बोर्न आउटसाइड इंडिया नीडेड टू बी रजिस्टर देमसेल्फ विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। ओके तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अगर 2004 के बाद अगर कोई भी पर्सन जन्म लेता है, ठीक ना, अगर आउटसाइड बाहर जन्म लेता है तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा 1 साल के। जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप चलिए आप वेल सेटल्ड हो गए और आपने अमेरिका में अपना घर बसा लिया, ओके यूएसए में, ठीक, आपने वहाँ शादी कर ली, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपका एक बेटा हुआ, ओके, लेकिन आपका जो सन है उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, इंडिया का। ओके क्योंकि आपका जो बेटा है वो तो जन्मा है यूएसए में और उनको सिटीजनशिप आपको देना है इंडिया का। ठीक, तो वहाँ पे जो सिटीजनशिप आपके बेटे को जो मिलेगा इंडियन का वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। अगर आप विद इन 1 ईयर रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपको कुछ प्रिविलेज यहाँ पे मिलेगा, आप जाके बात कर सकते हैं ओके इंडियन गवर्नमेंट से। तो आपको वो एक तरफ से आपके सन को क्या करेगा, आपके सन को वो इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देगा। ओके तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया, दोज हु बोर्न आउटसाइड इंडिया नीडेड टू बी रजिस्टर देमसेल्फ विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। ओके देखिए अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट को लेकर के यहाँ पे बाय सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। देखिए दोनों में आपको सिमिलर चीज़ काफ़ी लगेगा, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यहाँ पे होता है कि आप रजिस्टर कर रहे हैं अपना सिटीजनशिप को लेकर के। नेचुरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रह गए हैं तो आपको एक तरह से नेचुरली आप बोलेंगे कि फील करेंगे कि हाँ हम यहाँ इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए तैयार हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि नेचुरलाइजेशन में आपका कंडीशंस बना हुआ होता है। पहले कंडीशन था 11 ईयर, ओके, जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले क्या कंडीशन था 11 ईयर बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक, अब ये घटा करके कितना कर दिया गया है, रिड्यूस करके 5 ईयर्स कर दिया गया है। ओके तो चलिए चलते हैं बाय रजिस्ट्रेशन को लेकर के। ठीक, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन द एक्ट अलाउ ए पर्सन टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन इफ पर्सन मीट सर्टेन क्वालिफिकेशन। फॉर इंस्टेंस इफ ए पर्सन रिसाइड्स इन इंडिया फॉर ईयर इफ वन ऑफ हिज पेरेंट्स इज फॉर्मर इंडियन सिटीजन ही मे अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ओके और नेचुरलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसका क्वालिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। that the persons must have resided in India, have been in the service of the central government of for at least 11 year before applying for the citizenship। लेकिन ये चेंज हो चुका है आपका। ओके कब चेंज हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में चेंज होकर 11 ईयर से 5 ईयर हो चुका है। ओके और यहाँ पे जो 5 ईयर दिया गया 4 ईयर और इसमें और एक चीज़ इंक्लूड किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कि क्रिएट एन एक्सेप्शन फॉर द हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान विथ रिगार्ड टू दिस क्वालिफिकेशन। ठीक, तो दो चीज़ यहाँ पे चेंजेस किया गया। चलिए मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक पोर्सन हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब एक्वायरिंग करेंगे सिटीजनशिप को तो सच पर्सन्स विल बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू इंडिया। एंड सेकंड यहाँ पे होना चाहिए ऑल लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलीगल माइग्रेंट और सिटीजनशिप विल बी क्लोज्ड हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया। देखिए यहाँ पे बाय रजिस्ट्रेशन अगर आप लक्ष्मीकांत पे पढ़िएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे दिया हुआ है कि आप यहाँ पे कौन कौन किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, सिटीजनशिप मिल सकता है बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक, और किन किन लोगों को सिटीजनशिप मिल सकता है बाय नेचुरलाइजेशन के द्वारा। जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं कि बाय नेचुरलाइजेशन में कि उनका गुड कैरेक्टर होना चाहिए और एक तरह से उनको एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए स्पेसिफिकली 8th शेड्यूल और द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब प्रोविजन दिया गया है। ओके अगर उतना मेन बात होता है कि इतना पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे तो आपका मोर देन कम से कम 600 to 700 वर्ड में यहाँ पे चला जाएगा। ओके अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे अगर जाता हूँ तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि इनकॉर्पोरेशन ट्रेड, अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे, अगर मैं एज एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे आप हम लोग कुछ दिन बाद किसी भी टेरिटरी या कोई भी टेरिटरी को हम एक तरफ से एक्वायर कर लेते हैं, तो वहाँ के जितने भी सिटीजन्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि पौंडीचेरी का, ठीक, तो पौंडीचेरी पहले पार्ट तो नहीं थे इंडिया का, ओके, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बन गया तो ऑटोमेटिकली जितने भी सिटीजन्स थे पौंडीचेरी के वो इंडियन सिटीजनशिप के हो गए, इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई द पर्सन हु अमंग द पीपल ऑफ द टेरिटरी शेल बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए भाई यहाँ पे एक्वायर करने का बात है तो ऑब्वियसली बात है कि लॉस ऑफ द सिटीजनशिप की यहाँ पे बात भी होगी। तो आपका देख सकते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में यहाँ पे लॉसेस की भी बात किया है, किस तरीके से आप लूज कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है, बाय रिन्यूएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिविएशन। देखिए अगर मैं यहाँ सिंपल वर्ड में आपको समझाऊँ, रिन्यूएशन मतलब होता क्या यहाँ पे, अगर मैं हिंदी वर्ड बोलूँ इनका तो आत्मत्याग। आत्मत्याग मतलब ये है कि आप खुद ही त्याग कर दें, आप खुद ही यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप को आप वॉलंटरी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ द फुल एज एंड द कैपेसिटी कैन मेक द डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। ओके, तो यहाँ पे आप इस चीज को ले सकते हैं, हाउएवर द सच डिक्लेरेशन मेड ड्यूरिंग द वार इन विच इंडिया एंगेज्ड इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी विथहेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वार में होगा तो आपका जो, अगर आप देना चाहते हैं इंडियन सिटीजनशिप को, आप त्याग करना चाहते हैं, तो उस टाइम के लिए आपका सिटीजनशिप को त्याग करने से रोका जा सकता है अगर वार हुआ तो। वार इन द सेंस कि अगर इंडिया किसी वार में इंगेज होगा तो, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाई टर्मिनेशंस को लेकर के, और टर्मिनेशंस मीन्स यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि वेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरी मतलब कॉन्शियसली या नोइंगली जानबूझकर वो क्या कर रहा है कि एक्वायर कर रहा है सिटीजनशिप बाय द ऑफ अनदर कंट्री का सिटीजनशिप को वो एक्वायर करा है। अब देखिए यहाँ पे अनदर कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करा, और इंडिया यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया है, ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है एज ए यूएसए। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, एक तरफ से उनका सिटीजनशिप यहाँ पे लूज कर दिया जाएगा अगर वो डिफरेंट कंट्री का वो सिटीजनशिप ले लेते हैं तो, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और डेप्रिवेशंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक तरफ से आप बोल सकते हैं इट इज द कंपल्सरी टर्मिनेशन हो जाएगा ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑब्टेन बाय द रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। अगर आप जैसे रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर आप लिए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंडीशन बनाया गया है, द सिटीजन से जो ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर फ्रॉड के थ्रू लिए हैं या आप डिसलॉयलिटी दिखा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ, ओके, या आप ये भी बोल सकते हैं कि अनलॉफुल ट्रेड कर रहे हैं या कम्युनिकेटेड कर रहे हैं विद द एनिमी ड्यूरिंग द वार के टाइम में। और थर्ड कंडीशन ये भी बन सकता है कि यहाँ पे कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि विद इन 5 ईयर में आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बिन इम्प्रिज्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स अगर होगा तो, और यहाँ पे ऑर्डनरी रेसिडेंस आउट ऑफ द इंडियन फॉर द 7 ईयर कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे आप 2-3 कंडीशंस को आप लिख सकते हैं, बाय फ्रॉड, बाय डिसलॉयलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके, या आप लिख सकते हैं बाय अनलॉफुल ट्रेडेड ड्यूरिंग द वार। ये 2-3 कंडीशंस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय डिप्रिवेशन में लिख सकते हैं कि आप किस तरीके से लॉस ऑफ द सिटीजनशिप होगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंक्लूजन्स का, तो कंक्लूजन्स में यहाँ पे आप देखिए लिखने का जरूरत तो नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट डाल दिया कि सो सिटीजनशिप एक्ट 95 टू गिव द पावर द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ रिगार्डिंग द इंडियन सिटीजन्स लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। काफ़ी सिंपल एंड स्टैटिक्स क्वेश्चन था, तो इसीलिए यहाँ पे कंक्लूजन्स लिख भी नहीं सकते हैं, या नहीं भी लिख सकते, अगर टाइम है आप तो कम से कम 1 या 2 लाइन में लिख सकते हैं। ओके, और रही दोस्तों यहाँ पे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जा करके वहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एज वेल एज वहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड होने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे 2 क्वेश्चंस, एज वेल एज आपको सिलेबस भी प्रोवाइड किया गया है 2 क्वेश्चंस, सिलेबस आपको पॉलिटी का दिया गया है कि किस डे में आपको किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि आप इजी वे टू अटेम्प्ट कर सके। इनसे आपका क्या होगा, पॉलिटी का सिलेबस भी कंप्लीट होगा आपका, और एज वेल एज आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा आंसर राइटिंग को लेकर के। आप रेगुलर 2 क्वेश्चंस लिखा कीजिए, अगर रेगुलर आप 2 क्वेश्चंस लिखते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपका इंप्रूवमेंट होगा ही। देखिए जो आपका आंसर शीट होगा वो आपको वीडियो
देखिए जो भी होगा तो चेक वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल सकता है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा, लेकिन आपका जैसे अभी तक ऐसा इनिशिएटिव किसी ने नहीं उठाया है। जैसे आप कॉपी लिख रहे हैं, ठीक, तो आपने अगर यहाँ पे सेंड किया है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उनका वीडियो फॉर्मेट बनाऊंगा चेक कॉपी का, और वही कॉपी आपको सेंड किया जाएगा, ताकि आपका जो आपको मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन लेवल रहेगा, ओके, वो इंक्रीज रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती किया है। जनरली पीडीएफ फॉर्मेट में क्या होता है ना, कि आपको ही पता है कि यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिख दिया कि आपने यहाँ गलती किया, इंट्रोडक्शन पे ये लिखना चाहिए, बॉडी में ये होना चाहिए, कंक्लूजन में ये होना चाहिए, ये मैं आपको दे दूंगा, आपको एक बोर फील होगा भाई ये क्या लिख के दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आप डिजिटल इंडिया आ रहा है, डिजिटल एज का टाइम हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है इनका यूज करना चाहिए। ओके, तो आप यूज कीजिए, आई होप आप अच्छे से आंसर लिखेंगे। So, this is the end of today's discussion. Hope you like it. For any query, just visit our Telegram group. Stay connected, stay safe. Thank you very much.